नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस डेली करेंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है आप सबके बीच इस सेशन को लेकर के हाजिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विशेष अपील कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, निम्न की कथनों पर विचार करें। हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश भारत है। और इंडस वैली रिपोर्ट 2025 मुंबई स्थित ब्लूम चैम्बर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। तो आईपीओ क्या है? ये फंड जुटाने का माध्यम है, वित्तीय बाजार से संबंधित है। जब किसी कंपनी को, सपोज ये कोई कंपनी है और यहाँ पर जो है उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है और साथ ही साथ सप्लाई बढ़ नहीं रहा है, तो जब वो अपने कंपनी का विस्तार करती है, सपोज इस एरिया में एक और फैक्ट्री लगाना चाहती है और इस एरिया में एक और फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो क्या करती है, उसे फंड की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में वो इनिशियल स्टेज पर पब्लिक से पैसे जुटाती है। तो वही जो है उसी को लेकर के ये प्रश्न है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है कि अभी जो है इंडस वैली रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जिसमें शीर्ष देश जो है भारत बन चुका है आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के मामले में। और इंडस वैली रिपोर्ट मुंबई स्थित ब्लूम चैम्बर्स वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। तो ये ऑप्शन भी सही है। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। तो यहाँ वैश्विक होगा। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। तो यानी 2024 में जो पूरे विश्व में आईपीओ के जरिए फंड जुटाए गए, उसका अकेले जो है 23% भारत में फंड जुटाया गया आईपीओ के जरिए। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी की गई। ठीक है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 की मुख्य बातें को देखें तो 2024 में देश में 268 आईपीओ आए। 268 आईपीओ में से 90 जो है स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध हुए, जबकि 178 स्टॉक एक्सचेंजों के छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एसएमई खंड पर सूचीबद्ध हुए। आईपीओ के माध्यम से 19.5 बिलियन जुटाए गए, जो 2024 में आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए वैश्विक धन का 23% था। 2024 में हुंडई मोटर्स यानी जो इंडिया की हुंडई मोटर्स है, उसके द्वारा जो है भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया गया। 2021 का सबसे बड़ा 5.1 बिलियन डॉलर का आईपीओ संयुक्त राज्य अमेरिका की लाइनेज कंपनी द्वारा जारी किया गया था। चलिए अब आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। तो जब कोई कंपनी अपने बिजनेस का विस्तार के लिए पहली बार शेयर जारी करती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। एवं यह जो है प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक रूप से बिक्री करता है अपने शेयरों को। ठीक है। आईपीओ जारी करने पर कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है या संस्था निवेश करके उस कंपनी में आईपीओ जारी करके हिस्सेदार बन सकती है। आईपीओ जारी करने वाली कंपनियों का न्यूनतम पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। पेड अप कैपिटल क्या है कि जो जैसे शेयर जारी करने के बाद जो है जितना फंड आया कंपनी के पास, उसी को पेड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा आईपीओ के बारे में। और
एफपीओ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आईपीओ क्या है। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के विस्तार के लिए जब पहली बार शेयर जारी करती है तो वो जो है आईपीओ कहलाता है और वो प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक रूप से बिक्री करती है। वहीं जो है एफपीओ जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ एफपीओ, कोई कंपनी द्वारा जो है एफपीओ जारी करने के बाद जब दूसरी बार जो है अपने अतिरिक्त शेयर को शेयर बाजार में बेचती है तो उसे जो है एफपीओ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक रूप से बिक्री करता है। एफपीओ क्या होता है, एफपीओ जब जारी किया जाता है तो ये पहले से शेयर बाजार में पंजीकृत होती हैं, सूचीबद्ध होती हैं। ठीक है, एफपीओ जारी करने पर कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है तो वहीं जो है एफपीओ जो है निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है जो कि उस कंपनी में मौजूदा स्टॉक से अलग होता है। ठीक है, कोई भी कंपनी या संस्था निवेश करके या कंपनी में हिस्सेदार बन सकती है। ठीक है, और एफपीओ के मामले में एफपीओ जो है निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है जो कि उस कंपनी के मौजूदा स्टॉक से अलग होती हैं। साथ ही साथ कंपनियां इक्विटी बढ़ाने तथा कर्ज कम करने हेतु एफपीओ की घोषणा करते हैं, तो यहाँ भी मालिक ही रहते हैं। एफपीओ भी दो प्रकार के होते हैं, एक मिश्रित होते हैं, दूसरा जो है गैर विघटित होते हैं। तो मिश्रित होते हैं जो नए शेयर जोड़े जाते हैं जिसके जरिए, और गैर विघटित जो होते हैं मौजूदा यानी पहले से जो भी निजी शेयर होते हैं सार्वजनिक रूप से बेचे जाते हैं। तो एक तो होता है मिश्रित और दूसरा होता है गैर विघटित। तो ये स्टैटिक पार्ट्स है आईपीओ और एफपीओ के बारे में। दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तभी आपको क्लियर स्पष्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक पार्ट को भी समय समय पर रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि जो है क्वेश्चन जब बने स्टैटिक पार्ट्स को जोड़ करके डेली करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मोरक्को में मिला। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक विभाग के निदेशक एटीएन क्रूग द्वारा भारत सरकार की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा जो है सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर पूछ रहा कौन से गलत, ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर जो है हमारा दोनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो फरवरी 2025 में भारत सरकार को मोरक्को के माराकेच में आयोजित सड़क सुरक्षा पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इस क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड, तो ये कौन सा अवार्ड है याद रखिएगा, प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने इस सम्मान को मोरक्को साम्राज्य के साथ साझा किया क्योंकि दोनों देशों को सड़क सुरक्षा में सुधार के उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। इस सम्मेलन का आयोजन मोरक्को साम्राज्य और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित किया गया। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया, मोरक्को और WHO के द्वारा। सम्मेलन का विषय जो है जीवन के प्रतिबद्धता, ये विषय याद रखिएगा, जीवन के लिए प्रतिबद्धता। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने कई देशों के परिवहन नेताओं को एकजुट कर एक राजनीतिक योजना तैयार की जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है तथा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देना है। भारत को 2014 से वाहन सुरक्षा में प्रगति के लिए मान्यता दी गई है जिसमें नई कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम की शुरुआत और सभी नए दो पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ABS, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना, अभी के बाइकों में देख रहे होंगे तो ABS सिस्टम आता है,
का अनिवार्य कार्यान्वयन शामिल है। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक विभाग के निदेशक एटीएन क्रूग, तो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक कौन है? एटीएन क्रूग द्वारा भारत सरकार की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रदान किया गया। कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम 2014 में भारतीय कारों में स्वतंत्र क्रैश परीक्षणों के बाद भारत में मोर्थ ने वाहन सुरक्षा मानकों के लिए एक नया ढांचा पेश किया था। चलिए अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IRCTC बोल देते हैं, जिसके जरिए हम लोग टिकट भी बुकिंग करते हैं, ठीक है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRFC नवरत्न कंपनी सहित कुल कितनी नवरत्न कंपनी बन चुकी हैं भारत में? तो पूछ रहा है 2024 मतलब अब तक कितनी कुल नवरत्न कंपनियां बन चुकी हैं? 24, 25, 26, 27। तो ये जो है 26 बन चुकी हैं और ये 25वां बना है और IRFC 26वां बना है। चलिए व्याख्या को देखें तो भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSEs को उनके प्रदर्शन और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर जो है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकेंड का दर्जा प्रदान करती है। देखें IRCTC के बारे में, तो 1999 में भारतीय रेलवे में शामिल हुई थी। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। IRCTC को 27 सितंबर 1999 को भारतीय रेलवे की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। वहीं बात करें IRFC की, तो यह जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारतीय रेलवे को फंड करती है। भारतीय रेलवे की अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की आवश्यकताओं के प्रमुख हिस्से को पूरा करने के लिए घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए दिसंबर 2086 में कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए महारत्न के लिए आवश्यक मानदंड क्या होना चाहिए? तो पहले से नवरत्न का, अब यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है ना, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में 2 होते हैं, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। तो इसके लिए मानदंड देख लेते हैं। तो जो महारत्न कंपनी जो बनती है उसके लिए क्या है मानदंड? तो मान लीजिए कोई कंपनी है A, अब इसे महारत्न का दर्जा तब दिया जाएगा जब ये पहले से नवरत्न प्राप्त हो, नवरत्न का दर्जा इसे प्राप्त हो। इसकी वार्षिक टर्नओवर पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। इसकी वित्तीय आवश्यकताएं जो है औसत वार्षिक निवल नेटवर्थ पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए और लेन देन जो है, टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब है कंपनी की कुल एसेट 15,000 और ये टर्नओवर का मतलब है कि पिछले 3 वर्षों में कितना जो है सामान बेचा और कितना सामान खरीदा। कर भुगतान के बाद औसत वार्षिक निवल लाभ जो है पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। वैश्विक उपस्थिति की बात करें तो कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार या उपस्थित होना चाहिए। लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी जो है भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो और सेबी के विनियमों के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता हो, यानी IPO जारी कर चुकी हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर नवरत्न होना होगा, नवरत्न के लिए आवश्यक मानदंड। तो जिस कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देना है वो पहले से क्या होना चाहिए, मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी
और शेड्यूल ए में शामिल होना चाहिए। यदि कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेटिंग प्राप्त की हो। निम्नलिखित मानदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए। निवल लाभ से निवल नेटवर्क का अनुपात 25 अंक, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन 20 अंक, पीबीडीआईटी यानी मूल्य ह्रास ब्याज कटौती करके कर से पहले का लाभ से नियोजित पूंजी 15 अंक, डीबीआईटी से टर्नओवर 15 अंक, उत्पादन की कुल लागत या सेवाओं की लागत में श्रम लागत का अनुपात जो है प्रति शेयर आय, ये होना चाहिए। साथ ही साथ मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ मुनाफा कमाया हो। 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक हुआ हो, तभी जो है मिनी रत्न 1 का श्रेणी मिलेगा। कंपनी की निवल नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। मिनी रत्न श्रेणी सेकंड के लिए ऐसे सीपीएसईज जो पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रहे हैं और जिनकी निवल नेटवर्थ पॉजिटिव है। मिनी रत्न सीपीएसई ने सरकार को दे किसी भी ऋण या ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक न की हो। साथ ही साथ मिनी रत्न सीपीएसई बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर होना चाहिए। तो ये कुछ मानदंड थे। चलिए अगला प्रश्न देख लें। तो हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एटीपी 500 जो चैंपियनशिप था उसमें भांबरी जो है यूकी भांबरी जीते थे और ऑस्ट्रेलिया के पोबिरिन जो है जीते थे। और यहाँ पर क्या बात हो रही है? मिश्रित युगल की बात हो रही है, वो भी पुरुष युगल की बात हो रही है। मिश्रित युगल और पुरुष युगल, मिश्रित युगल में कौन? एक फीमेल एक मेल होता है और पुरुष युगल में दोनों मेल होते हैं। तो हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो मिस्र, युगांडा, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो युगांडा में आयोजित हुआ, वहीं पर ये जीता है। चलिए, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप में 3 खिताब जीते हैं। कौन कौन से? इस चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है। $17,500 युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप 19 से 23 फरवरी 2025 तक युगांडा की राजधानी कंपाला के लुगोगो इंडोर एरिना में आयोजित किया गया। मनराज सिंह जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो पुरुष एकल में मनराज सिंह ने जीता है। फाइनल में अजरबैजान के डिकी पंगेस्टू को हराया है। ठीक है। और यहीं पर पुरुष युगल की बात करें तो फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी डिंगकू सिंह को कोथोजम और अमान मोहम्मद ने अछन शेट्टी और शंकर प्रसाद राजकुमार की भारतीय जोड़ी ने हराया है। वहीं मिश्रित युगल की बात करें तो ईशान भटनागर और श्रीनिधि ये दोनों विजेता रही हैं। महिला युगल की बात करें तो यूएस की लारेन लैम और एलिस ने जोड़ी ने जीती है, जो स्विट्जरलैंड की लूसी एमिगुएट और कैरोलिन रोक्लोज जोड़ी को हराया है। तो महिला युगल आप बस ये नाम याद रखिएगा, महिला युगल में इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल में भारत ने जीता है, ईशान भटनागर और श्रीनिधि ने जीता है। पुरुष युगल में कौन जीता है? तो पुरुष युगल में डिंगकू सिंह, कोथैजम और अमान मोहम्मद ने ये खिताब जीता है। वहीं सिंगल्स में मनराज सिंह ने पुरुष एकल का खिताब जीता है।
चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? FC गोवा, मोहन बगान सुपर जायंट, मुंबई सिटी FC और जमशेदपुर FC। तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। चलिए व्याख्या को देखें। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने भारतीय सुपर लीग विनर्स शील्ड 2025 अपने नाम कर ली है, जब उन्होंने 23 फरवरी 2025 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में उड़ीसा FC को 1-0 से हराया। यह जीत बेहद नाटकीय अंदाज में आई जब डिमिट्रियोस पेट्रोटोस ने इंजरी टाइम में गोल दागकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इस जीत के साथ मोहन बगान ISL इतिहास में लगातार 2 बार विनर्स शील्ड जीतने वाली पहली टीम बन गई है और उन्होंने AFC चैंपियंस लीग 2 में सीधा प्रवेश मिल गया है। 2024-25 सीजन के दौरान मोहन बगान का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 22 मैचों में 52 अंक अर्जित किए, जिसमें 16 जीत, 4 ड्रा और सिर्फ 2 हार ही शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में USA ने जॉन कैसवेल्टस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो हाल ही में USA में जॉन कैसवेल्टस कैसवेल्टस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स है। ठीक है, तो ये गर्ल्स विल बी गर्ल्स है। चलिए व्याख्या को देखें। तो ऋचा चड्ढा और अली फजल की फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने इंडिपेंडेंस स्पिरिट अवार्ड्स में जॉन कैसवेल्टस अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ठीक है, इस मूवी के प्रोड्यूसर ऋचा चड्ढा और अली फजल का कहना है कि इस अवार्ड को जीतकर उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है। साथ ही साथ भारतीय फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने 2025 इंडिपेंडेंस स्पिरिट अवार्ड्स में प्रतिष्ठित पुरस्कार जॉन कैसवेल्टस अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने ये सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म है। इंडिपेंडेंस फिल्म की दुनिया में ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और यह भारतीय सिनेमा के लिए ये किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। इस कैटेगरी में अवार्ड हर साल $1 मिलियन के बजट पर बनाई गई बेहतरीन फिल्मों के लिए दिया जाता है और गर्ल्स विल बी गर्ल्स इस दावेदारी की फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की जीत की घोषणा खूबसूरत पलों में से एक थी। द फिल्म इंडिपेंडेंस स्पिरिट अवार्ड्स इंडिपेंडेंस फिल्म मेकिंग के लिए दिया जाता है। इस क्रम में गर्ल्स विल बी गर्ल्स ऐतिहासिक जीत दुनिया भर में मशहूर कर रही है। इस फिल्म को सुची तलाती ने लिखा और डायरेक्ट किया है। तो यहाँ पर लेखक इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुची तलाती ने लिखा है और इसे डायरेक्ट भी किया है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स को ऋचा चड्ढा और अली फजल ने प्रोड्यूस किया है। वहीं फिल्म को पुशिंग बटन स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म को 18 दिसंबर 2024 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम भी किया गया था। इस फिल्म की कहानी हिमालय की तलहटी में एक बोर्डिंग स्कूल पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में सोलिगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो मुख्य निवास क्षेत्र जो है तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो हालांकि तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 119वें मन की बात कार्यक्रम में इस जनजाति का जिक्र किया और इसीलिए ये चर्चा का विषय है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात के 119वें संस्करण में BRT टाइगर रिजर्व के सोलिगा आदिवासी लोगों का उल्लेख किया और बाघ संरक्षण में उनके योगदान की सराहना की। सोलिगा जनजाति के बारे में देख लें तो उनका मूल निवास वनवासी लोगों का एक समूह है जो मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाते हैं। सोलिगा शब्द का शाब्दिक अर्थ
है कि बांस के बच्चे, जो इस जनजाति के प्रकृति के साथ संबंध और इस मान्यता को दर्शाता है कि वे इसी से उत्पन्न हुए हैं। वे बिलिगिरी रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर पहाड़ियों के निकट परिधीय वन क्षेत्र में रहते हैं। सोलीगा बाघ अभयारण्य के अंदर रहने वाला पहला आदिवासी समुदाय था, जिसके वन अधिकारों को 2011 में एक अदालत के फैसले द्वारा मान्यता दी गई थी। सोलीगा जनजाति की भाषा की बात करें तो सोलीगा जो है द्रविड़ भाषा सोलागा बोलते हैं और वे कन्नड़ और तमिल भी बोलते हैं। सोलीगा लोग बांस और मिट्टी से बनी एक कमरे वाली झोपड़ी में रहते हैं। वे पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और अद्वितीय उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए प्रकृति का उपयोग करने के स्वदेशी तरीके अपनाते हैं, जैसे कि जोटाई, जो पत्तियों से बना एक कप होता है। सोलीगा जनजाति का धर्म जो है हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने के साथ साथ सोलीगा लोग प्रकृतिवाद और जीववाद का अभ्यास करते हैं। सोलीगा जनजाति की अर्थव्यवस्था की बात करें तो सोलीगा की पारंपरिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है झूम खेती और लघु वनोपज के संग्रह पर आधारित है। शहद सोलीगा लोगों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज भी अपने भोजन का बड़ा हिस्सा जैव विविधता में से समृद्ध घाटों से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें तो आईएनएस तमाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कि स्टील्थ गाइडेड मिसाइल क्रीट का हिस्सा है। इसे 2016 में रूस के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कौन से विकल्प सही हैं? तो यहाँ पर दोनों विकल्प हमारे सही हैं। तो बात करें इस प्रश्न इसके व्याख्या की, तो भारतीय नौसेना के लिए अंतिम आयातित युद्धपोत आईएनएस तमाल को जून 2025 में कमीशन किया जाना है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि भारत भविष्य में सभी युद्धपोतों का निर्माण घरेलू स्तर पर करने जा रहा है। आईएनएस तमाल की बात करें तो ये एक प्रकार का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। निर्माता की बात करें तो यंत्र शिपयार्ड रूस है। परियोजना जो है 2016 में रूस के साथ हस्ताक्षरित की गई थी और जिसमें $2.5 बिलियन के सौदे के तहत परियोजना जो है 11,356 का हिस्सा है। कमीशनिंग की बात करें तो जून 2025 में अपेक्षित है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आईएनएस तमाल कमीशन हो जाएगा। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो स्टेल्थ प्रौद्योगिकी, इसे रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे कार्बन का नैनो पार्टिकल होता है, उसे जब किसी मिसाइल पर आउटर लेयर में लेपित कर दिया जाता है तो रडार के द्वारा ये पकड़ में नहीं आता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्नत हथियार की बात करें तो अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों और नौसैनिक तोपों से सुसज्जित है। एकीकृत प्रणालियां परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए रूसी और भारतीय उपकरणों का संयोजन है। चालक दल प्रशिक्षण की बात करें तो भारतीय नौसेना के कर्मियों को निर्बाध संचालन के लिए रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। इसके महत्व का बात करें तो आयात का अंत होगा। आईएनएस तमाल भारत के बाहर जलावतरण होने वाला अंतिम युद्धपोत है, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव का प्रतीक है। उन्नत नौसैनिक क्षमताएं हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करता है। सामरिक साझेदारी की बात करें तो भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात करें तो भारत में इसी प्रकार के फ्रिगेटों के स्वदेशी निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। परिचालन तत्परता की बात करें तो दिसंबर 2024 में इसी परियोजना के तहत पहले फ्रिगेट आईएनएस तुसिल के जलावतरण के बाद जो है ये सबसे लास्ट होने वाला है। चलिए 2025 की गिद्ध जनगणना या गणना के अनुसार, जन्म तो लोग हो गया, गिद्ध की गणना ही होगी, तो गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक गिद्धों की आबादी देखी गई है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या जो है उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए गिद्ध गणना 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुई। ठीक, और ये रहे गिद्ध, देख रहे होंगे।
गणना के बारे में बात करें तो यह गणना 2 चरणों में की जाएगी। गिद्धों के आकलन की गणना वर्ष में 2 बार की जाती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शीतकालीन गिद्ध गणना 17, 18 और 19 फरवरी को की गई। ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना 19 अप्रैल 2025 को की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो 2024-25 के लिए 11 मास्टर ट्रेनरों द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भागीदार की बात करें तो प्रशिक्षण में 900 से 100 से अधिक वन अधिकारी, कर्मचारी, गिद्ध विशेषज्ञों और पक्षी विशेषज्ञों ने भाग लिया। उद्देश्य की बात करें तो गिद्धों की संख्या का आकलन और उनकी स्थिति का अध्ययन करना है। शीतकालीन गिद्ध की गणना की बात करें तो मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में 3 दिवसीय शीतकालीन गिद्ध गणना प्रारंभ हो गई। राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में कुल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना पहली बार 2016 में हुई थी, जब राज्य में 6,999 गिद्ध थे और वर्तमान में 12,981 गिद्ध हैं। इसके बाद वर्ष 2018, 19, 21, 24 और 2025 में भी गणना की गई है। गिद्धों के बारे में देख लें तो गिद्ध जो है पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे मृत जीवों को खाते हैं। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी यानी स्कैवेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं। अभी देख रहे होंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 महानगरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने का प्रयास करने के लिए निर्णय दिया गया था, जबकि यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से स्कैवेंजिंग काम करते हैं। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग्स बिल्ड, स्लेडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियम और यूरेशियन ग्रिफॉन का निवास स्थान है। इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश के विलुप्त होने का खतरा है। प्रजनन और जीवन चक्र की बात करें तो गिद्ध साल में 1 बार ही अंडे देते हैं और यह प्रक्रिया चट्टानों या ऊंचे पेड़ों पर होती है। गिद्ध का जीवन काल औसतन 15 से 30 वर्ष तक का होता है। संख्या में कमी हो रही है। इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो संख्या में कमी का मुख्य कारण 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक के शुरुआत में पशुओं के उपचार में दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक का व्यापक उपयोग किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में आबादी में 97% से अधिक की कमी देखी गई थी, जिससे पारिस्थितिक संकट जो है उत्पन्न हुआ था। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मंदसौर और नीमच जिलों में राजस्थान की सीमा के पास स्थित है। इसे वर्ष 1974 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य से होकर बहती है और इसे 2 भागों में विभाजित करती है। गांधी सागर अभयारण्य गिद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आश्रय स्थल है। यहाँ की जैव विविधता, ऊंची चट्टानों और भोजन की उपलब्धता गिद्धों के लिए जीवन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने गिद्ध के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर चमगादड़ के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में श्रीलंका में खोजी गई चमगादड़ की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो हिप्पोसाइड्रोस श्रीलंका एसिस, श्रीलंका के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। तो ये राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसके व्याख्या की बात करें तो हाल ही में उस्मानिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा श्रीलंका में चमगादड़ की नई प्रजाति की पहचान की गई। चमगादड़ से संबंधित इस खोज का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पत्रिका जूटैक्स में किया गया। तो किसमें प्रकाशन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पत्रिका जूटैक्स। चमगादड़ की नई प्रजाति की बात करें तो नाम इसका हिप्पोसाइडेरोस श्रीलंका एसिस रखा गया है। पहचान की बात करें तो इसकी पहचान फील्ड स्टडीज, मार्फोलॉजिकल जांच और जेनेटिक विश्लेषण के जरिए की गई है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नई प्रजाति हिप्पोसाइड्रोस श्रीलंकाएसिस अपनी अनूठी रूपात्मक विशेषताओं के कारण पहचानी जाती है, जिसमें चौड़ी नाक, कान, विशिष्ट आकार और कपाली विशेषताएं शामिल हैं। चमगादड़ की पर्यावरणीय भूमिका की बात करें तो चमगादड़ निम्नलिखित रूप में पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे चमगादड़ जो है परागकण
कर्ता बीज फैलाने वाले और प्राकृतिक कीट नियंत्रण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके संरक्षण के लिए उनकी विविधता को समझना आवश्यक है। खोज के महत्व की बात करें तो यह खोज श्रीलंका की उल्लेखनीय जैव विविधता और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। नई प्रजाति श्रीलंका में चमगादड़ की पहली स्थानिक प्रजाति है। अध्ययन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इस अध्ययन में 1 दशक पहले किए गए अध्ययन में दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली चमगादड़ प्रजाति हिप्पोसाइडेरोस गैलेरिटस का संशोधित वर्गीकरण भी हुआ है। शोधकर्ताओं के अनुसार हिप्पोसाइडेरोस बैक्टीरियोट्स को पहले एच गैलेरिट्स की उपप्रजाति माना जाता था। शोध ने पुष्टि की है कि एच ब्रैकियोट्स भारत में पाई जाने वाली एक अलग प्रजाति है जो भारत में स्थानिक प्रजाति है। अब भारत में फ्लाइंग फॉक्स की बात करें तो ये भी एक चमगादड़ की प्रजाति है। तो फ्लाइंग फॉक्स जो है उष्णकटिबंधीय जंगलों और दलदलों में रहते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों के टेरोपोडिडे परिवार से आते हैं। तो टेरोपोडिडे परिवार से आते हैं। टेरोपोडिडे परिवार टेरोपस जीनस वाले सभी चमगादड़ निपाह वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं। तो निपाह वायरस भी चर्चा में था, उसके वाहक हैं कौन? फ्लाइंग फॉक्स। और ये किस परिवार से आते हैं? टेरोपोडिडे परिवार से संबंधित हैं। भारतीय पासपोर्ट प्रायः कितने रंगों का देखा जाता है? तो ये 3 रंगों का देखा जाता है। पासपोर्ट क्या होता है? जब आप किसी देश में जाते हैं तो आपकी पहचान जो है पासपोर्ट के जरिए ही की जाती है। जैसे भारत में हम लोगों ने आधार से संबंधित अपनी पहचान जो है सबको दिखा देते हैं। और प्रमाणीकरण के लिए अभी पोर्टल भी लॉन्च हुआ, कल के सेशन में हमने बताया भी था। लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट की बात हो रही है तो ये 3 रंगों का होता है। तो भारत सरकार ने पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है, इसीलिए जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपना जन्म प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लें, या भविष्य में जाना चाहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। साथ ही साथ जो है इसमें संशोधन का उद्देश्य भी रखा गया है। तो दस्तावेज प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और प्रामाणिकता बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो आधिकारिक यात्रा दस्तावेज की बात करें तो भारतीय पासपोर्ट 3 प्रमुख प्रकारों में उपलब्ध होते हैं। तो एक होता है सामान्य पासपोर्ट, जिसका रंग जो है नीले कलर का होता है, तो ये सामान्य रंग का होता है। आधिकारिक पासपोर्ट की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को विदेश में आधिकारिक कार्यों के लिए दिया जाता है और ये सफ़ेद रंग का होता है। तो आधिकारिक पासपोर्ट जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। वाइट कॉलर वर्कर जानते हैं ना, इकोनॉमी में श्रेणी है वाइट कॉलर वर्कर, जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, पेशेवर जो होते हैं उन्हें वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आधिकारिक पासपोर्ट सफ़ेद रंग का होता है जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को विदेश में कार्य करने के लिए दिया जाता है। वहीं राजनीतिक पासपोर्ट की बात करें तो राजनयिकों, उच्च सरकारी अधिकारियों, सांसदों, अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को जारी किया जाता है। यह गहरे लाल या मरून कलर का होता है। तो 3 कैटेगरी है, नीले रंग का, सफ़ेद रंग का और गहरे लाल या मरून रंग का। ठीक है, चलिए आज के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए। तो अभी जो है हाल ही में 97 अकादमी पुरस्कार 2 मार्च 2025 को बॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। इसी से संबंधित ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट हमने उठाया है। तो अनोरा जो है सीन ब्रेकर की ये सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित 5 ऑस्कर जीते हैं। इसके साथ ही एड्रियन ब्रॉडी लगातार 2 वर्ष अभिनेता ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं।
तो ये लगातार 2 वर्ष जीते हैं। जबकि जो सल्दाना ने स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीतने वाली डोमिनिकन मूल की पहली अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया है। तो कौन है ये? सल्दाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सीन बेकर एक ही फिल्म अनोरा के लिए 4 ऑस्कर जीतने वाले पहले फिल्म निर्माता बन गए हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन में जीत हासिल की है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो अनोरा है। सर्वोत्तम निर्देशन की बात करें तो सीन बेकर हैं अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब जो है एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है मिकी मैडिसन अनोरा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करें तो आई एम स्टिल हियर को मिला है, जो कि ब्राज़ील से हैं। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर की बात करें तो फ्लो लातविया को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर किसे मिला है तो नो अदर लैंड को मिला है। चलिए, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में दिया जाता है। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है ऑस्कर वाला। इस पुरस्कार में विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति दी जाती है, जिसे अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार पहली बार 1929 में 1983 के 55वें अकादमी अवार्ड्स में भारत के लिए पहला ये शुरू हुआ था। 1983 में जो है 55वें अकादमी अवार्ड्स में भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया ने गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था। तो 1983 का याद रखिएगा। 55वें ऑस्कर अवार्ड में भानु अथैया के गांधी फिल्म को बेस्ट कॉस्ट्यूम में जो है पुरस्कृत किया गया था। तो ये रहा आज का सेशन और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। एक्चुअल में बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो इसलिए बार बार जो है तरल पेय पदार्थ का सेवन करना पड़ता है। तो चलिए, शुरुआती दौर है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए कि अपने तैयारी को आप बेहतर बनाएं। साथ ही साथ जो भी आपको हेल्प की आवश्यकता हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। संकोच कीजिए, ठीक है। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं और मुझे भी खुशी होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।